नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं मैं अपने नए यूट्यूब चैनल स्टडी ट्यूब 360 पर। और आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के जो पिछली दिन की कड़ी थी, जो डे 1 था, आज डे 2 के पार्ट 2 के वीडियो के बारे में हम लोग बात करेंगे। जो हमने कल पुर्तगालियों के बारे में बात किया था, आज हम यूरोपियन कंपनियों की आगमन के द्वितीय भाग के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको हर इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स मिलती रहे। तो आप मेरा ये जो वीडियो बनाने का मकसद है मेन, ये मेरी नोट्स की वीडियो है। ठीक है, ये नोट्स जो है एक रोड मैप कैसे होता है कि आप इधर से चले जाओ उधर से चले जाओ, एक तरीके से होता है। शॉर्ट में आप सारी चीज़ों की जानकारी मिल जाएगी। उसी प्रकार से इस नोट्स का भी वही महत्व है जो एक रोड मैप का होता है। तो एक मैप के जरिए एक शॉर्ट व्यू में आपकी पूरी हिस्ट्री की डिटेल्स मिल जाएगी, जिसको आपको याद करने में बहुत बड़ी आसानी हो सकती है और जो एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स में। तो उस पैटर्न को लेकर के, उस पर्सपेक्टिव को लेकर के हमने इस वीडियो को बनाना प्रारंभ किया है। तो हो सकता है ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए, हो सकता है नहीं भी आए, लेकिन आप इस वीडियो को पसंद करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने अल्फांसो डी सूजा के बारे में कल पढ़ लिया था, तो आज हम लोग पढ़ते हैं डच कंट्री के बारे में लोग पढ़ते हैं, जिनका आगमन हुआ था 1595 में। और इन्होंने जो कंपनी स्टार्ट की थी, इनका जो पहली कंपनी थी 1602 में इन्होंने कंपनी को बनाई थी। ठीक है, और जो फैक्ट्री था इनका 1605 में मसूलीपट्टनम में निकाला गया था। तो यहाँ से डेट आपके 3 डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं कि डच कंपनियों का आगमन कब हुआ था। तो 1595 में। और उन्होंने पहली कंपनी का नींव कब रखी थी, तो 1602 हो जाएगा। और पहली फैक्ट्री कब बनाई थी, तो 1605 में। कहाँ पे, मसूलीपट्टनम में। तो ये हो गई आपकी बात। अगर हम बात करते पहले यात्री कौन थे, तो कार्नोलियस हाउटमैन, इनका नाम था कार्नोलियस हाउटमैन, जो डच कंपनी के पहले डचों का पहला यात्री थे भारत में। तो ये जो दूसरी फैक्ट्री इन्होंने जब बनाई थी, तो दूसरी फैक्ट्री था आपका 1608 से 1609 के बीच में निजामापट्टनम, जो तमिलनाडु में है। ठीक है, ये तमिलनाडु में है आपका। तीसरी फैक्ट्री थी पुलिकट में बनाई गई थी। और इसके बारे में, डचों के बारे में और ज़्यादा जानकारी तो हमें नहीं पढ़ना है ऑब्जेक्टिव के लिए, लेकिन आपको एक क्वेश्चन है 1759 में वेदरा का युद्ध, जो बंगाल का एक जगह है, जो ब्रिटेन से हुआ था, ब्रिटेन से और डच के बीच में, जो कि डच हार गया था। ठीक है, और उस जगह से उसको हटा दिया था। तो बस डचों में इतनी ही हमें जानकारी पढ़नी है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब अंग्रेज। तो अंग्रेज़ जो हैं, अंग्रेज़ों के बारे में हमें बहुत चीज़ें पढ़नी है। मेन जो होता है अंग्रेज़ों का ही इतिहास है हमारे, और बाकी सब चीज़ें जो है पैरेलली चल रही थी, लेकिन हमें उसकी उतनी जानकारी नहीं याद करके रखना है। तो अंग्रेज़ों का आपको पता होगा कि अंग्रेज़ 1600 में आए थे। ठीक है, और इन्होंने जो पहली कंपनी थी, पहली कंपनी की स्थापना की थी आपका, अगर हम बात करते हैं तो 1608 में सूरत में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 1600 में कंपनी स्टार्ट की थी 1600 में। ठीक है, लेकिन अगर इसको हम फैक्ट्री की बात करते हैं तो ये फैक्ट्री बनाई थी आपकी 1608 में सूरत में। ठीक है, अब जब ये स्थापना हो रही थी तो उस समय स्थापना की रानी कौन थी, मतलब उस समय की रानी कौन थी, तो एलिजाबेथ प्रथम जी थी। और मुगल बादशाह कौन थे, तो अकबर, जिनका शासनकाल था 1556 से लेकर 1605 तक। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 31 दिसंबर 1600। 1600 तो हम लोग याद रखते हैं, लेकिन 31 दिसंबर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कभी भी एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। तो 31 दिसंबर 1600 आपको याद रखने। अगर हम बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के पूरी नाम क्या था, पूरा कंप्लीट नाम, तो इसका पूरा कंप्लीट नाम होता है द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, जो बाद में चार्टर एक्ट 1833 के तहत इसका नाम चेंज करके डायरेक्ट आपका ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया था। तो ये आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नाम था कब पड़ा था, कौन से चार्टर एक्ट के द्वारा पड़ा नेम चेंज किया गया था, तो चार्टर एक्ट 1833 के तहत इसका नाम चेंज किया गया था। अगर हम बात करते हैं 1608 ईस्वी में, तो कैप्टन हॉकिंस आए थे हमारे भारत में, जो कि जेम्स प्रथम, एक वहाँ के राजा थे, जब मतलब जिसको बोलते हैं किंग, राजा तो नहीं बोलते हैं, एलिजाबेथ प्रथम का जब डेथ हो गया था 1603 में, तो उसके बाद हमारे वहाँ के राजा बने थे जेम्स प्रथम। ठीक है, तो जेम्स प्रथम बने थे, तिन्हीं के दूत के रूप में आए थे कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, जो कई भाषाओं के जानकार थे, और वो लेकर के आए थे क्योंकि इन्हें पता था कि 1605 तक तो आपका ये था, अकबर का शासनकाल था। तो ये जब आए थे तो एक
क्या कहते हैं उसको, एक लेटर लेकर गए थे अकबर के नाम पे, और पहुंच गए थे किसके, जहांगीर के दरबार में पहुंचे थे। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। और यहाँ क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो जहाज़ से आए थे 1608 में, उनका नाम क्या था, तो हेक्टर नामक रेड ड्रैगन का जहाज़ था, ठीक है, जो 1608 में आए थे दूत के रूप में। किसके दूत के रूप में, जेम्स प्रथम के रूप में। किसके दरबार में आए थे, तो जहांगीर के दरबार में आए थे। और इनसे और रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर के नाम का तो लेटर लेकर आया था, और इसे जो अब जहांगीर थे उन्होंने इंग्लिश खान की उपाधि भी दी और 400 मनसब भी दिया। तो उस टाइम हम मनसब का मतलब क्या होता है, उस टाइम जो एक प्रकार का कहते हैं उसको ना, ट्रेड का फ्री, उस तरीके से एक मनसब के रूप में राजा लोग दिया करते थे अपने व्यक्ति को, जिसे वो ट्रेड करना चाहते थे, चाहे उनके पर्सनल आदमियों को दिया करते थे। अगर हम दो बातें करते हैं अगर, तो 1608 में आते हैं हॉकिंस, और 1615 में सर टॉमस रो आते हैं, जो भी जहांगीर के दरबार में आए थे। तो अगर हम बात करते हैं कौन से ऐसे दो जहांगीर के दरबार में कौन कौन लोग आए थे, तो हम हॉकिंस हो गए और सर टॉमस रो हो गए। ये दोनों थे जो जेम्स प्रथम के ही दूत थे। अगर हम बात करते हैं फैक्ट्री की, तो प्रथम फैक्ट्री 1608 में, जैसे मैंने आपको बता दिया, सूरत में। दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1611 में। प्रथम अस्थायी फैक्ट्री कब बनी, तो 1613 सूरत में बनी, ठीक है। फिर 1632 में हरिपुरा गुजरात। इस प्रकार से बहुत सारी कंपनियों का इन्होंने निर्माण किया था। अगर हम बात करते हैं 1632 ईस्वी की, तो 1632 ईस्वी में क्या था, गोलकुंडा का जो राजा था उन्होंने एक सुनहरा फरमान दिया, जिसके तहत फ्री व्यापार देने के लिए अंग्रेज़ों को अलाउ कर दिया, जो 500 कुछ पाउंड था, 500 पाउंड का कुछ ऐसा करके, और कुछ वार्षिक कर लेकर के उन्होंने फ्री ट्रेड दे दिया। फिर 1717 में हम लोग जानते हैं कि जब मुग़ल का अंत होने वाला था, तो उस टाइम शासक थे फर्रुखसियर, ठीक है। तो उनके एक दूत जो थे जॉन सरमन, इनके दूत नहीं थे, तो उनके लिए एक सुनहरा फरमान लेकर आया था, जिसके तहत क्या किया गया था कि 3,000 वार्षिक 3,000 वार्षिक रूप पे बंगाल मुक्त व्यापार किया गया। मतलब बंगाल पे पूरा मुक्त व्यापार इनको करने के लिए अलाउ कर दिया, और 10,000 वार्षिक में सूरत पे अलाउ कर दिया। तो ये चीज़ हो गया, ठीक है। और इसी चीज़ को, ये जो फरमान है, ये जो हुआ था, ठीक है, इसी चीज़ को यहाँ पे EIC मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का एक मैग्ना कार्टा के रूप में इसे जाना जाता है। तो ये पूछा जा सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा जो है किसको कहते हैं, तो 1717 का शाही फरमान के रूप में इसको हम लोग आंसर दे सकते हैं। तो आप यहाँ पर दे सकते हैं कि इसके तहत एक और दी गई थी कि अंग्रेज़ों के द्वारा बम्बई में चलाए जा रहे सिक्के, क्या रहता था कि मुंबई में जो थे, बम्बई में अंग्रेज़ के द्वारा क्या होते थे कि सिक्के चलाए जाते थे, उनको पूरे भारत में चलाने का अनुमति दे दिया गया था फर्रुखसियर के द्वारा। तो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है अंग्रेज़ों के बारे में और पुर्तगाल में। पुर्तगाल जब वहाँ उस टाइम शासन कर रहे थे, और इंग्लैंड भी शासन कर रहे, इंग्लैंड का मतलब ब्रिटेन भी, उस टाइम अंग्रेज़ भी शासन कर रहे थे। तो हुआ क्या, दोनों को मतभेद हो गए बिजनेस अच्छे से व्यवहार के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ की जो रानी थी, उनकी कैथरीन ब्रेगरेंजा, पुर्तगालियों की रानी जो थी कैथरीन ब्रिगेंजा, और इंग्लैंड के जो राजकुमार थे चार्ल्स द्वितीय, इन दोनों का विवाह हो गया 1661 में। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, तो इसे आप याद रखेंगे। कैथरीन ब्रिगेंजा और चार्ल्स द्वितीय का दोनों का क्या हो गया, विवाह हो गया 1661 में, जिसके फलस्वरूप 1661 में जो पुर्तगालियों, बॉम्बे जो था पुर्तगालियों के अंतर्गत था, उन्होंने पुर्तगालियों ने बॉम्बे को एक दहेज के रूप में ब्रिटेन के राजा को दे दिया, ठीक है। और ब्रिटेन के राजा को दिया, और ये दिया क्या, 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर। क्या किया कि 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर दहेज के रूप में इंग्लैंड को दे दिया, ठीक है। 1668 में। 1687 में क्या हुआ, सूरत से बॉम्बे स्थानांतरित हो गया। सूरत जो था, सूरत से कहाँ हो गया, बॉम्बे स्थानांतरित हो गए। अब एक क्वेश्चन आता है, वे ब्रिटिश शासक जिसका सामना औरंगजेब से हुआ, तो वो ब्रिटिश शासक थे सर जॉन चाइल्ड 1688 में, ठीक है। तो हुआ क्या था कि ये बंगाल के कुछ हिस्सों में ये गए थे व्यापार के लिए कुछ अनुमति मांगने, जिसके तहत कुछ लड़ाई झगड़ा हुए, और अंग्रेज़ों मतलब औरंगजेब के साथ इनका कुछ चला नहीं, तो एक युद्ध करना पड़ा, जिसमें क्या हो गया कि पराजित हो गए, जिसके तहत एक संधि करना पड़ा, और संधि में कुछ कर और कुछ जुर्माना भर कर के इनको अलाउ कर दिया गया था। तो ये बस इसमें डेट याद रखेंगे, सर जॉन चाइल्ड 1688 में। किससे सामना हुआ था, औरंगजेब से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बात करते हैं 1708 में कंपनी का विलय, तो ये आपको मैंने बता दिया। 1632 में 500 पाउंड पर स्वतंत्र व्यापार का गोलकुंडा शासक का फरमान था, और 1651 में शाह शुजा द्वारा मुक्त व्यापार की अनुमति भी दे दी गई थी।
अगर हम बात करते हैं गेराल्ड एंगियार का, तो गेराल्ड एंगियार जो थे बम्बई शहर के रचनाकर थे, स्थापना इन्हीं के द्वारा किया गया था। 1698 में अंग्रेज 1200 रुपये भुगतान कर 3 गांव प्राप्त किए, जिनका नाम था सुतानती, कालीकट और गोविंदपुर, और इन्हीं तीनों जगहों पे मिलाकर के इन्होंने क्या प्रेसिडेंसी के रूप में विकसित किया था। जो पहला प्रेसिडेंसी था कलकत्ता प्रेसिडेंसी, जो प्रथम प्रेसिडेंसी था उनके द्वारा, क्योंकि वो अपने किलाबंदी कर रहे थे, तो उन्हीं के रूप में प्रेसिडेंसी के रूप में क्या किए थे उन्होंने, सारे जगहों को एक पैटर्न बनाया ताकि वो सेफ रहें। तो प्रथम प्रेसिडेंसी थे, जो इसके प्रथम प्रेसिडेंट थे चार्ल्स आयर, उनका नाम था चार्ल्स आयर। और कलकत्ता की नींव किसने रखी थी, तो जॉर्ज चार्नॉक। ये क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं कि कलकत्ता की नींव किसने रखी है, तो जॉर्ज चार्नॉक के द्वारा रखा गया था। तो ये भी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके पैटर्न में एक और बात करते हैं कि डेनमार्क कंट्री भी जो थी हमारे देश पे आई थी, जिसको हम लोग बोलते हैं जो 1616 में आई थी, और उन्होंने फैक्ट्री जब लगाई थी ट्रेवनकोर लगाई थी, जो तंजौर का पुराना नाम था। तो पहली फैक्ट्री उन्होंने तंजौर में लगाई थी। और स्वीडिश में आए थे 1731 में, जो ज़्यादातर चीन वाले इलाके में इन्होंने राज किया था। ठीक है, तो ये लास्ट यूरोपियन कंट्री है हमारे भारत पे आक्रमण करने के लिए। अगर हम बात करते हैं कुछ किले जो बनाए गए थे, किलों का निर्माण जो हुआ था कहाँ कहाँ का हुआ था, तो फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में हुआ था, फोर्ट विलियम कलकत्ता में है, और फोर्ट लुई पौंडीचेरी में निर्माण किया गया था। तो ये तीनों फोर्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, तो ये कोई भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसे आप याद रखेंगे। तो अब चलिए फ्रांसीसी के बारे में पढ़ते हैं। तो फ्रांसीसी में क्या था कि लुई 14वां जो थे 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की है भारत में। ठीक है, 1668 में उन्होंने प्रथम फैक्ट्री कहाँ पे लगाई, सूरत में। तो आपको मैंने पहले ही बता चुका है कि जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों ने जो किया था वहीं पर फ्रांसीसियों के द्वारा स्टार्ट किया था। अंग्रेज़ों ने भी क्या स्टार्ट की थी, सूरत में पहले डाली थी, तो इन्होंने सूरत में डाला। दूसरी को कहाँ पे डाली थी, मसूलीपट्टनम, तो इन्होंने भी मसूलीपट्टनम में ही डाला। तो इस प्रकार से आप एक तरीके से पैटर्न बना करके याद कर सकते हैं। 1673 में इन्होंने पांडिचेरी पर अधिकार किया, और कब तक रखा, 1954 तक, मतलब आज़ादी के बाद तक इनका अधिकार था उसमें। फिर 1674 में चंद्रनगर पर कब्जा भी किया, और माहे करकाल का भी कब्जा किया, जिसका डेट हमें याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब पूछता नहीं है। और इसके फलस्वरूप हुआ क्या कि जब अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच व्यापार को लेकर क्या हो जाता है, एक विवाद हो जाता है, जिसके तहत कुछ उनके बीच लड़ाइयाँ होती है, जिनको हम लोग बोलते हैं एंग्लो फ्रेंच वार। क्या बोलते हैं, एंग्लो फ्रेंच वार, जो 3 वार हुई थी। उसमें कुछ उसका कॉज क्या है, कहाँ पे हुई थी, उसका विशेषताएं क्या है, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखिए, कि हम एक टेबल के रूप में इसको हम लोग मैंने प्रस्तुत किया है, एक नोट्स बनाया मैंने, उसमें आपको पूरी तरीके से याद करवा दूंगा मैं। तो देखिए युद्ध कब हुआ था, तो प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध, 3 युद्ध हुआ था। तो अंग्रेजी फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध में जो हुआ था, पहला जो युद्ध हुआ था 1746 से लेकर के 48 तक 2 सालों के लिए युद्ध हुआ था। जिसमें कि कारण क्या था, तो क्या है कि ये दोनों कंट्री जो है यूरोपियन कंट्री है। तो हुआ क्या था कि ये भारत में लड़ाई नहीं हो रही थी, बल्कि यूरोप में लड़ाई हो रही थी। ठीक है, तो वो ऑस्ट्रेलिया का युद्ध, ऑस्ट्रेलिया जो है एक देश है वहाँ पे यूरोप में, जिसके उत्तराधिकार के रूप में इन दोनों कंट्रियों के बीच में लड़ाइयाँ होती है। तो उसके फलस्वरूप क्या होता है कि यहाँ भी कुछ तानातनी दिख जाती है दोनों यूरोपियन कंपनियों में। तो पुर्तगाली और ब्रिटेन दोनों यहाँ भी लड़ाई करने लगते हैं। तो होता क्या है कि उसकी संधि के रूप में एला सापेल की संधि होती है, जो 1748 में होती है। ये मैं डेट जो है आपको, संधि जो डेट जो है हमेशा क्या कब होगा, संधि कब होता है, जब युद्ध खत्म हो जाता है। तो युद्ध का खत्म होने का परिणाम होता ही क्या है, या तो हार होती है या तो जीत होती है, नहीं तो फिर संधि के रूप में अगर कोई हारता नहीं है, जीतता नहीं है, तो फिर संधि के रूप में उसको निरस्त कर दिया जाता है। तो संधि होती है, एला सापेल की संधि होती है, जो 1748 में होता है। और इसकी विशेष बात क्या है कि डुप्ले जो है लाब्रूडो ने मॉरिशस फ्रेंच गवर्नर को बुलाए थे इसको युद्ध करने के लिए। और इसी में होता है सेंट थोमे का युद्ध, जिसको हम लोग अडवार का युद्ध भी कहते हैं 1748 में। और मद्रास अंग्रेजों के अंदर आ गया, और यूएसए फ्रेंच के अंतर्गत आ गया। तो ये था आपका प्रथम लड़ाई के बारे में। द्वितीय लड़ाई जो हुआ था 1749 से लेकर के 1754, 5 सालों तक युद्ध चला था। और ये हुआ था बेसिकली, ये पूरी इंडिया में हुई थी। ये पहली लड़ाई जो थी इन दोनों के बीच में इंडिया में हुई थी, कर्नाटक और हैदराबाद के उत्तराधिकारी के रूप में, कि हाँ कौन राज करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक म्यान में 2 तलवारें तो रह नहीं सकती। तो हैदराबाद और कर्नाटक को उत्तराधिकारी के रूप में कौन इसको राज करेगा, इसके लिए इन्होंने युद्ध कर लिया। तो इसके फल जो युद्ध हुआ, तो युद्ध का कोई निष्कर्ष तो आया नहीं। तो हुआ क्या, पांडिचेरी का संधि के रूप में 1755 में ये युद्ध को रोक दिया गया, और इसी को हम लोग बोलते हैं हम्बुर का युद्ध भी हुआ था इसमें। और 2 गुटों में उन लोग बट गए, एक फ्रेंच गुट और एक अंग्रेज गुट के 2 गुटों में उन्होंने अपना बंटवारा कर लिया। फिर
तृतीय लड़ाई की अगर बात करते हैं तो 1756 से लेकर 1763 7 सालों तक की लड़ाई चली थी। इसी को हम लोग बोलते हैं सप्तवर्षीय युद्ध। तो अब क्वेश्चन आ सकते हैं कि सप्तवर्षीय युद्ध जो है कौन से किनके बीच लड़ा गया था, चाहे कब लड़ा गया था, है ना। सप्तवर्षीय युद्ध में संधि क्या हुई थी, तो पेरिस की संधि हुई थी 1763 में। इसी में क्या होता है कि वांडीवस का युद्ध होता है 1760 में, जिसके तहत क्या होता है कि फ्रांस का पतन हो जाता है और भारत से फ्रांस कंपनियों को अंग्रेज़ों के द्वारा भगा दिया जाता है और वहाँ से उनका शासनकाल जो है ख़त्म हो जाता है। और अंग्रेज जो सेना थे उनकी आयरकुट के द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था और फ्रेंच का काउंट लाली के द्वारा ये किया जा रहा था। इसको याद करने का तरीका क्या है, इसका संधि याद करने का ए पा पे तरीके से आप याद कर सकते हैं। ए प्रथम युद्ध में, पा दूसरे युद्ध में और पे तीसरे युद्ध में। तो पहला युद्ध में क्या होता था, एला सापेल की संधि 1748 में, पा पांडिचेरी का संधि 1755 में और पेरिस की संधि 1763 में। तो ये आपको आसानी से याद हो जाएंगे। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि पूरी यूरोपियन कंट्री का हम लोग आज इसको ख़त्म ही कर देंगे पार्ट 2 के वीडियोज़ में। तो चलिए हम लोग एक समरी के रूप में इसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या है, विदेशी कंपनियों का आगमन क्या क्या है। तो पहले क्या आया था, पुर्तगाली कंट्री आए थे कब, 1498 में। उसके गवर्नर कौन थे पहले, अल्मेडा। और उन्होंने कब कहाँ पे बनाया था, कालीकट, 1498 में। मतलब इसको हम लोग कोचिन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। हम बात करते हैं अंग्रेज़ों को। तो अंग्रेज़ कब आए थे, अंग्रेज़ आए थे आपके 1600 में। उसके कौन थे गवर्नर, सर टॉमस रो। और सूरत में 1608 में इन्होंने कंपनी का ये किया। हम बात करते हैं डच के बारे में। तो डच कब आए, 1602 में। इसका कौन थे, तो कार्नेलियस हाउसमैन थे, मसूलीपट्टनम में 1605 में। डेनमार्क जो थे डेनिस कंपनी का निर्माण किया 1616 में। विरनी चाओ इसके गवर्नर थे और कहाँ पे किया, तो 1620 में तंजौर में, जिसका पुराना नाम क्या था, ट्राम्बेकर, ठीक है। फिर क्या हुआ, फ्रांस का कब किया गया था, फ्रांसीसी कंपनी का आरंभ किया गया था कब, 1664 में। मतलब स्थापना की गई थी कंपनी का। अगर हम बात करते हैं किसके गवर्नर कौन थे, मार्टिन। और फैक्ट्री कब स्थापना की गई थी, 1668 में सूरत में। वही अगर स्वीडन की बात करते हैं तो स्वीडन आए थे कब, 1731 में। और इनके गवर्नर कौन थे, विलियम। और इन्होंने कहाँ स्टार्ट किया था, तो गोहनबर्ग में, जो भारत में ही है, ठीक है। इसको याद करने का तरह कभी कभी पूछ दिया जाता है कि उनके क्रम सजाइए। तो क्रम में हम लोग क्या कर सकते हैं, पहला पुर्तगाल, हमने आपको बता दिया था पहला ही वीडियो में, PDEF, ठीक है। तो PDF से तो हमें याद हो गया कि पुर्तगाल हो गया, डच हो गया, अंग्रेज हो गया और आपका ये हो गया फ्रांसीसी। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि हमने ऐड कर दिया है डेनिस और स्वीडिश को। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, पहला पुर्तगाली हो गया, दूसरा डच हो गया, तीसरा अंग्रेज हो गया, PDE आपका हो ही गया। उसके बाद आप डेनिस देख लो, फ्रेंच देख लो और स्वीडिश देख लो। तो ये एक पैटर्न बन गया। तो ये आपका पूरा एक मॉडर्न हिस्ट्री का पहला पार्ट आधुनिक में आपका यूरोपीय कंट्री का आगमन जो है पूरे ख़त्म हो गए। और एक बेस तैयार हो गया आपको। यहाँ से आप इसे पढ़ करके आप कोई भी बुक फॉलो करोगे तो ये जो है आपका ये जो पूरी लिस्ट बनाई गई है, परीक्षा वाणी एक किताब आती है, ठीक है, परीक्षा वाणी, उस बुक से ये लिया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उस बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। उस बुक में बहुत ज़्यादा डिटेल्स दिया हुआ है, तो आप कोई भी बुक्स पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। सो आई होप कि ये वीडियो बहुत आपको पसंद आया। और इसकी PDF, हाँ दोस्तों, अगर आपको इसको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, हैव अ नाइस डे।